दोस्तों नमस्कार, घटनाचक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एनसीईआरटी की रिव्यू की सीरीज में दूसरी किताब आपके समक्ष उपस्थित है और इस किताब का नाम है एनसीईआरटी सार अर्थशास्त्र। मैंने जब एनसीईआरटी की बात की थी तो आपसे मैंने कहा था कि एनसीईआरटी एक ऐसी नींव है जिस पर आपकी तैयारी का कंगूरा निर्मित होता है। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन, उतनी ही तार्किक और उतनी ही सुव्यवस्थित होगी। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी अर्थशास्त्र की बात करेंगे। इसका कवर पेज ये है और आपकी और बेहतरी के लिए कवर पेज इधर भी प्रेजेंट किया गया है। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आइए देखते हैं कि इसमें हमने किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने आपको उस दिन बताया था कि हम ना केवल अपने तकनीकी कौशल को आपसे शेयर करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है। बिकॉज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टूवर्ड्स आवर व्यूअर, टूवर्ड्स आवर रीडर। तो हमने क्या किया है कि इस एनसीईआरटी को तैयार करने के लिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 की एनसीईआरटी को इस्तेमाल किया है। इन सारी एनसीईआरटीज के मूल अंश को, यानी जो फंडामेंटल बेसिस हैं, उसको ही यहां पे लिखा गया है, उसको ही यहां दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आधारित हमने कह दिया और किताब में कुछ और चीज आपको मिल जाएगी। आइए थोड़ा सा आपको मैं एनसीईआरटी का दौरा करवाता हूं। देखिए, एनसीईआरटी में जो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, जब मैं इतिहास की बात करता हूं, हिस्ट्री की बात करता हूं, तो हिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है कि इस सिलेबस में शायद एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो सारे सवाल स्टेट पीसीएस स्तर पर ना कर पाएं, कुछ सवाल बचे रह जाएं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या बेसिकली अगर मैं कहूं तो इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र हम नहीं पढ़ते, हम जीएस में इकोनॉमी पढ़ते हैं। हम जर्नलिस्ट हैं, हम स्पेशलिस्ट नहीं, इसलिए हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में एनसीईआरटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? बजट, जैसा कि आप जानते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल का आ चुका है। अगर आप अपना बेसिक आप एनसीईआरटी से क्लियर कर लीजिए। बेसिक का मतलब जो एनसीईआरटी के मूलभूत सिद्धांत होते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, किन सिद्धांतों के आधार पर काम करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल यानी पूंजी, इसी के इर्द गिर्द सारी इकोनॉमिक्स काम करती है। लेबर के इर्द गिर्द सारी इकोनॉमिक्स काम करती है, श्रम के इर्द गिर्द, और यही श्रम पूरे आर्थिक व्यवस्था की रचना करता है। तो एनसीईआरटी में अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लें तब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स क्लियर करिए और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, दो चीज प्लस बेसिक्स, इनको मिला दीजिए तो आपकी इकोनॉमी तैयार हो जाएगी और कोई भी सवाल बाहर नहीं आएगा। अब हम किताब के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि हमने किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट किया है, जो कंटेंट आपकी बेहतरी के लिए कैसे लाभदायक होगा। आइए किताब के अंदर चलते हैं और आपको एक छोटी सी सैर करवाते हैं। धैर्य रखिएगा, धैर्य से मेरी बात सुनिएगा और किताब को देखिएगा। ये एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स की तो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ने की आपकी आवश्यकता एकदम नहीं रहेगी। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं और एक प्रतिष्ठित संस्थान के मंच से ये बात कह रहा हूं कि अगर इस किताब को आपने पढ़ लिया तो आपको इकोनॉमिक्स की अन्य क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका धन बचेगा, और अगर आपका समय बचेगा तो इस समय को बचाकर कहीं और इसका आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चैप्टराइजेशन पहले देख लिया जाए। सबसे पहले हमने किताब में पारिभाषिक शब्दावली को रखा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पारिभाषिक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर अर्थशास्त्र परिचय, विकास की समझ, डेवलपमेंट की समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा क्षेत्रक, ग्रामीण क्षेत्र का विकास और समस्याएं, भारत में गरीबी, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, राष्ट्रीय आय की संकल्पना, नेशनल इनकम, भारत में लोकवित्त, भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग, भारत का औद्योगिक विकास, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का विदेशी व्यापार, उपभोक्ता व्यवहार तथा लागत का सिद्धांत, बाजार संतुलन,
इसके बाद उपभोक्ता अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा, और अंतिम में पर्यावरण एवं धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए पहले चैप्टर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पहले चैप्टर में क्या है। पारिभाषिक शब्दावलियां। अब पारिभाषिक शब्दावलियों में हमने क्या किया है कि क्लास 11th की एनसीईआरटी नई। अच्छा, कुछ लोगों में यह भी कंफ्यूजन होती है कि नई एनसीईआरटी का इस्तेमाल किया जाए कि पुरानी एनसीईआरटी का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी एनसीईआरटी तो अपने आप में बहुत फंडामेंटल है ही, लेकिन नई एनसीईआरटी भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हमने आपकी सुविधा का ख्याल रखा है। हमने आपको लाखों इंफॉर्मेशन के गोते में तैरने के लिए नहीं मजबूर किया है। आपके लिए खुला समुंदर है, लेकिन खुले समुंदर के बीच भी हमारी नाव समुद्र पार करवाने के लिए तैयार है, और उसके लिए ये किताब बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही है। देखिए, नई पुरानी एनसीईआरटी को रखा है, फिर 12th की नई एनसीईआरटी में इस चैप्टर को रखा है, और फिर ये चीजें रखी गई हैं। चैप्टर के अंदर क्या लिखा है जल्दी से आइए आपको दिखा देते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों में सबसे पहली शब्दावली है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो नोट में क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नामक पुस्तक से संबंधित सभी शब्दावलियां हिंदी वर्णमाला के क्रम में, यानी आ से लेकर ज्ञ तक। जैसे पहला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग अन्य संसाधनों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में न हो सके। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है। इसी तरह और सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र के उद्यम की बात की गई है, और आप इधर आएंगे तो अदृश्य मदद की बात की गई है, फिर अनारक्षण की बात की गई है, अवसर लागत की बात की गई है। यानी पहले चैप्टर में अगर आप चले गए तो आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित जो सामान्य टर्म हैं वो समझ में आ जाएंगे, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से गुजर रहा है। कई बार न्यूज़पेपर में जब आप बजट या फिर आर्थिक शब्दावलियां पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर के ऊपर से कुछ गुजर गया और आपको समझ में नहीं आया। ये तब समझ में आएगा जब आप इन शब्दावलियों से परिचित हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर आपको युद्ध में जाने से पहले आपकी वर्जिश है, समझ लीजिए आप युद्ध में जाने से पहले आपकी तैयारी है, जो पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जिसमें केवल टर्मिनोलॉजी की बात की गई है, नई जैसे नई आर्थिक नीति की बात की गई है, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, मतलब पहले चैप्टर में कुल मिला के टर्मिनोलॉजी की बात हो गई है कि भाई आप तैयार हो जाएं ताकि समझ लें, ताकि दूसरे चैप्टर को इस टर्मिनोलॉजी के आधार पर आप समझ पाएं। तो ये पहला चैप्टर, इसमें यही चीज़ प्रेजेंट की गई है। और इस एनसीईआरटी में मैंने आपको पहले ही बताया 9, 10, 11, 6 से लेकर जितने भी एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं सभी को समाहित किया गया है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। दिस बुक विल बी इनफ। ये किताब आपके लिए पर्याप्त होगी, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला चैप्टर है जो वाकई में चैप्टर है, इसकी शुरुआत है अर्थशास्त्र एक परिचय। अब अर्थशास्त्र एक परिचय में भी सेम चीज़ वही दिखाई गई है कि हमने बुक में क्या इस्तेमाल किया है। तो 12th की नई पुरानी एनसीईआरटी दोनों हैं, और फिर 12th की नई एनसीईआरटी है, इसमें परिचय वहाँ से समाहित किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको ससरी निगाह से दिखा देता हूँ। सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन क्या है, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की शाखाएं, और अध्याय स्मरणिका वस्तुनिष्ठ, जैसे पिछले एनवायरमेंट एनसीईआरटी में जो चीज़ें आपको मिली थी। अब देखिए हमने प्रेजेंट कैसे किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने एक पैरा रखा है, और उस पैरा की जो विशेष चीज़ें हैं उसको भी यहाँ नोट डाउन करके रखा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये समझ लीजिए कि हमने एकदम मैथमेटिकल और लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए इस एनसीईआरटी का निर्माण किया है। जैसे पहले में लिखा है, किसी भी समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी सेवाएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिलाकर आप समझिए कि जैसे आवश्यकता को अगर आप परिभाषित करें, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ नीड की बात हो रही है, नीड की बात हो रही है, आवश्यकता। मान लीजिए एक भिखारी है, एक भिखारी है और एक छात्र है।
एक छात्र है, भिखारी को सुबह का खाना नहीं मिला है, सुबह का खाना नहीं मिला है और बज गए हैं शाम के 5 PM। स्टूडेंट को सुबह का खाना भी मिला है, बाकायदे आपने बंद मक्खन और चाय पिया है इलाहाबाद की सड़कों पर या लखनऊ की सड़कों पर, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो, और दोपहर में अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हो तो दाल भात चोखा आपने खाया होगा, और अगर अन्य कहीं रह रहे हो तो मम्मी पापा आपको बेहतर नाश्ता बेहतर खाना आपको प्रोवाइड किए होंगे। अब 5 बज रहे हैं 5 PM। एट द सेम टाइम एक भिखारी जिसने सुबह से भोजन नहीं किया है उसको भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कई सारी आवश्यकताएं निर्मित कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र है तो उसको चाय की आवश्यकता हो सकती है, कुछ लोग सिगरेट के भी शौकीन होते हैं, सिगरेट पीने जाएंगे, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है। यही चीज वहां दिखाई गई है, समझाई गई है कि कई बार वो चीजें आपकी आवश्यकता नहीं होती हैं, लेकिन आप उसको एक आवश्यकता की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसमें यही चीज समझाई गई है और दिखाई गई है। अब इसके नोट को हमने कैसे कर दिया है, इसकी विशेष चीज को हमने यहां नोट डाउन कर दिया है कि व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है। व्यक्ति विशेष इट मीन्स नॉट द एज ऑफ 9 years old या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा, 18 साल से कम ज़्यादा हो, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, उसको व्यक्ति विशेष की श्रेणी दी गई है। तो कुल मिला के इसमें ऐसी चीज़ों को समझाया गया है, पहले एक पैरा दिया गया, फिर उसकी विशेष चीज़ दी गई, फिर उसको डेरिवेट किया गया। जैसे मैथमेटिक्स में होता है 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8। अगर आपसे कोई पूछे 8 और 2 क्या होगा तो आप कहेंगे 10, लेकिन आपने कैसे बताया कि 10 होता है? क्योंकि आप 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 सुनते आए हैं, समझते आए हैं, लॉजिकली समझते आए हैं, इसलिए उस सिद्धांत का आपने वहां इस्तेमाल किया। सेम इसी सिद्धांत पर, इसी डेरिवेटिव थ्योरी पर आधारित ये किताब है और इसी लॉजिकल पर्सपेक्टिव और इंट्यूशन से निर्मित की गई है। आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे एक कृषक की बात की गई है। मतलब कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको अन्य किताबों में एनसीईआरटी में 6 7 8 9 10 के एनसीईआरटी में मिलती, 11 12 में मिलती, आपको एक किताब एक पुस्तक में मिल जा रही है। एडिटर साहब से निवेदन रहेगा अगली बार इसकी ब्राइटनेस कम हो ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखे। तो ये जो है सारी चीज़ें हैं। और अंतिम में जैसा कि आपको पिछली किताब में भी दिखाया गया था, देखिए डायग्राम भी दिखा लिया गया है, फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और उसको संग्रहित कर पाएँ या एक्सेप्ट कर पाएँ, अडॉप्ट कर पाएँ, जो भी आप समझिए। फिर अंतिम में अध्याय स्मरणिका दी गई है जिसमें आपको चैप्टर का एक क्विक रिव्यू मिलेगा और उस क्विक रिव्यू के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है। और इसके बाद वस्तुनिष्ठ खंड भी दिए गए हैं, चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी दिया गया है ताकि आप रिवीजन करें, रिवीजन के बाद क्विक रिवीजन करें और फिर क्वेश्चन पढ़ें ताकि आपको सब कुछ आपका तैयार हो जाए। और ये इकोनॉमी की किताब और भी चैप्टर्स इसमें हैं, लेकिन आपकी समझदारी के लिए हम इतना ही यहाँ पे रख रहे हैं। इसका कवर पेज है ये। मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में वो पिन कर देंगे जहाँ से आप किताब ये ले पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी किताब इकोनॉमी की हमारी किताब एनसीईआरटी सार, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में जिन टर्मिनोलॉजी को आप नहीं समझ पाते थे, संघर्ष करते थे, उन टर्मिनोलॉजी को इस किताब के साथ पढ़ने पर आपको कुछ नए आयाम मिलेंगे, समझदारी से आप उसको समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तब आपको आपके सिर के ऊपर से चीज़ें नहीं जाएंगी, आपको भी छोटा मोटा अर्थशास्त्री अपने आप को भी आप महसूस करने लगेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो फिर कुछ पूछने की बात नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी सार पढ़िए और एनसीईआरटी सार के बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वावलोकन पढ़िए, पूर्वावलोकन के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपका प्री कहीं नहीं गया है, 27 अक्टूबर को आपका प्री का एग्जाम है। आप चाहें तो उससे पहले भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए भी ये किताब उतनी ही बेनिफिशियल है, सिविल सर्विसेज के अन्य एग्जाम के लिए भी उतनी बेनिफिशियल है। आज के लिए इतना ही, किताबों की रिव्यू जारी रहेगी। 2 मिनट करंट अफेयर्स हमारे कई लोग लेके आ रहे हैं हमारे संस्थान के साथी, उसको भी आप देखिए, सराहिए। जो गलतियां हों अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर करिए। विदा लेते हैं, नमस्कार।